स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच आज गृह मंत्रालय ने कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन ये छूट सशर्त होगी। ग्रामीण और शहरी इलाकों में किन शर्तों पर दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इधर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर संजय कोठारी ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आज शपथ दिलाई। साथ ही आपको बताएंगे कि रमजान का पाक महीना आज से शुरू हो गया है और सभी से ये अपील की गई है कि इबादत घरों में ही करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को रमजान के पाक महीने की बधाई दी है। ये भी जानेंगे कि भारत में कोविड-19 के इलाज और वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कवायदें चल रही हैं, और साथ ही आपको बताएंगे कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कुछ कवायदें की हैं कोविड-19 को नियंत्रित करने में। भारत में इसकी क्या स्थिति है और दुनिया की स्थिति को भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। देश भर में 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच थोड़ी राहत की खबर है। गृह मंत्रालय ने नई दिशा निर्देश जारी करते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। इन दुकानों के मालिक और काम करने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और दुकान पर मास्क लगाए रखना होगा। केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए आर्थिक प्रतिष्ठानों के लिए छूट का दायरा बढ़ा दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत कुछ श्रेणियों की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। हेयर सैलून और रेस्टोरेंट को फिलहाल इस छूट से बाहर रखा गया है, क्योंकि इस तरह की दुकानें सेवाएं देती हैं, जबकि गृह मंत्रालय का आदेश सामान बेचने वाली दुकानों के लिए है। दुकानदारों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करें, कर्मचारी मास्क पहने और जो हमारे स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल हैं और जो स्वच्छता नियम है उनका वे अनुपालन करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक प्रतिष्ठानों को जो छूट दी गई है वो इस तरह है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर जरूरी सामानों की सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि शॉपिंग मॉल या बाजार परिसर में स्थित दुकानें इनमें शामिल नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो सभी एकल दुकानों, आस पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि बाजारों, बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। यानी शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स 3 मई तक बंद ही रहेंगे। गृह मंत्रालय के आदेश में सभी दुकानों के लिए जरूरी एहतियाती उपाय बरतते हुए 50% कर्मचारियों के साथ काम करना अनिवार्य किया गया है। सभी दुकानदारों को फेस मास्क का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई ये छूट देश भर में स्थित हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। ये हर राज्य सरकार को निर्णय लेना है कि वो किस प्रकार कंटेनमेंट जोन के बाहर इन एक्टिविटीज़ को, इन गतिविधियों को रेगुलेट करे। बेसिक उद्देश्य ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, भीड़ इकट्ठी ना हो और जिससे कि हम कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोक सकें। इसके अलावा ये भी दोबारा से स्पष्ट किया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक सामान बेचने की अनुमति है। शराब और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सिनेमा हॉल, जिम, खेल परिसर, मनोरंजन पार्क और धार्मिक स्थल भी फिलहाल बंद ही रहेंगे। छोटे कारोबारियों को नुकसान से बचाने, लोगों की परेशानियों को कम करने और देश में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रालय ने 15 अप्रैल को संशोधित दिशा निर्देशों के तहत हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में शामिल नहीं होने वाले कुछ क्षेत्रों में कुछ खास गतिविधियों को छूट देने का आदेश जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नवविक्रम सिंह और पंचानन मिश्रा। नवविक्रम, पहले आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि किन दुकानों को खुलने की इजाजत दी गई है गृह मंत्रालय की ओर से, किन किन इलाकों में ये खुल सकेंगे, विस्तार से बताएं। अभिलाषा, अगर इस फैसले को देखा जाए तो खास तौर पर ये ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सरकार ने पहले से ही जो ग्रामीण उद्योग हैं उन्हें खोलने के लिए अनुमति दी थी। अब इस फैसले के बाद ग्रामीण इलाकों में दुकानें भी खुल सकेंगी, तो करीब लॉकडाउन के 1 महीने बाद ग्रामीण इलाकों में अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर आ सकेगी। और अगर शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि रिहायशी इलाकों के आसपास जो दुकानें हैं रिहायशी इलाकों में, इसके अलावा आस पड़ोस की दुकानें, उन्हें खोलने के लिए सरकार ने इजाजत दी है। हालांकि अभी भी कोई भी मल्टी ब्रांड स्टोर्स और इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कि बड़े शॉपिंग मॉल हैं, उन्हें खोलने की अभी इजाजत सरकार ने नहीं दी है। साथ ही इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन यानी हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं, उनमें ये आदेश लागू नहीं होंगे, उनमें स्थिति पहले जैसी ही रहेगी। लेकिन जो बाकी इलाके हैं उनमें धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे। पंचानन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिन दुकानों को खुलने की इजाजत दी गई है उन्हें किन नियमों का पालन करना होगा, और अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो सजा के क्या प्रावधान किए गए हैं? देखिए, सरकार की ओर से एक जो संशोधित आदेश जारी किया गया है वो ये है कि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो तो नहीं खुल सकते, लेकिन मोहल्ले में यानी शहरी इलाके में अगर आपके आसपास मोहल्ले में जो दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त दी गई है, और वो दुकानें सिर्फ़ और सिर्फ इसेंशियल कमोडिटीज़ यानी कि ज़रूरत की सामग्री यानी किराना या इसके अलावा जैसे मोबाइल के रिचार्ज हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वो सब तो हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और दुकानें नहीं खुल सकती हैं। इसी तरह गांव में भी इसका आदेश है कि अगर वहाँ पर मॉल या और प्रतिष्ठानों को छोड़कर गांव में जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, दुकानें हैं, उनको खोलने के आदेश दिए गए हैं। और कल देर रात ये आदेश आया था और 11 बजे आज सुबह इसमें जो संशोधन है उसके साथ इसको क्लैरिफाई करके गृह मंत्रालय ने जारी किया है। और उसमें जो बात कही गई है कि शहरी इलाकों में हो या गांव के इलाकों में, उसमें जो कामगार हैं वो पहले के लगभग 50% यानी किसी दुकान में अगर 4 कामगार हैं तो 2 ही लोग आएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करते हुए उनको खोलेंगे। और ये ई कॉमर्स कंपनियों के पे जो रेगुलेशन है वो पहले की तरह लागू है, यानी ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो या ग्रोफर्स हो या और तरह की हैं, वो सिर्फ इसेंशियल कमोडिटीज़ यानी कि जो ज़रूरी सामान है सिर्फ वही घर तक पहुंचा सकेंगे। वो आदेश पुराना बरकरार है। तो नए संशोधित आदेश में ये कोशिश की गई है कि राहत दी जाए शहरी क्षेत्रों में जो व्यावसायिक जो दुकानें हैं उनको और जो दुकान करने वाले लोग हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो पुराने जो इसके पहले गृह मंत्रालय ने प्रावधान किए थे दंड के, कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत और साथ साथ आईपीसी की 188 जो धारा है सेक्शन जो आईपीसी का, उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। जुर्माने का भी प्रावधान है, साथ साथ अधिकतम 2 जो वर्ष है उसकी सज़ा भी हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर एक संशोधित आदेश के बाद व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ साथ उसमें कौशन भी बरता है सरकार ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। पंचानन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो हमारे साथ नवविक्रम और पंचानन जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से बताया कि गृह मंत्रालय ने किन शर्तों के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस को लेकर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 13वीं बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की देश में स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन के लागू होने से देश की स्थिति बाकी देशों से काफी बेहतर है। मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में जहां कोरोना से मौत की दर घटकर 3.1% हो गई है, वहीं इससे ठीक होने वालों की दर बढ़कर 20.66% हो गई है। और अगर बात करें मामलों के दोगुना होने की, तो ये रफ्तार अब 9.1 दिन हो गई है। इसके अलावा इस जीओएम की बैठक में पीपीई किट, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स की उपलब्धता का भी जायजा लिया गया।
सरकार के मुताबिक 104 घरेलू निर्माता रोजाना लगभग 1 लाख पीपीई किट्स बना रहे हैं। वहीं 3 घरेलू निर्माताओं की मदद से रोज लगभग 1 लाख N95 मास्क भी बनाए जा रहे हैं। वहीं 59,000 वेंटिलेटर्स की खरीद के आदेश दे दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के लागू होने से देश में फ्रंट लाइन पर जूझ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा हरदीप सिंह पुरी, एस जयशंकर और अश्विनी चौबे जैसे मंत्रियों के साथ कोविड-19 को लेकर बने अधिकार प्राप्त समूहों के चेयरमैन भी शामिल थे। तो जीओएम की बैठक में क्या कुछ खास हुआ, ये जानने के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी अनु दीवान का। अनु, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किन किन बिंदुओं पर खास तौर पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चर्चा की? जी, आज काफी महत्वपूर्ण बैठक किसे देखा जा रहा है। आज 13वीं बैठक थी जिसके अंदर विस्तार में कोविड-19 की तैयारियों को लेकर और क्या कुछ आगे जरूरत भविष्य में पड़ सकती है उसको लेकर विस्तार में चर्चा की गई। इस बैठक में अगर हम देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण बातें बोली गई वो ये बताया गया कि किस तरह से सरकार ने लॉकडाउन कंटेनमेंट प्लान और स्ट्रैटेजीज को बनाकर इस पूरे कोविड-19 के कहर को रोका है। अगर हम आंकड़ों पर ही गौर करें तो सबसे बड़ी बात हम सामने जो देखते हैं कि अगर हम कंपेयर करें, अगर हम पिछले हफ्ते का ही आंकड़ा ले यानी 20 अप्रैल का आंकड़ा ले जिसमें बताया गया था कि जो हमारा क्योरिंग रेट है, जो रिकवरी रेट है वो 14.75% है, लेकिन आज 5 दिन बाद यानी कि 25 अप्रैल को ये रेट जो है ये 20.66% पे पहुंच गया है। यानी कि 5 दिन में लगातार अगर हम देखें तो ये आंकड़ा जो रिकवरी रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वहीं डबलिंग रेट भी जो है वो 9.1 डेज पर हो गया है। अगर मोर्टालिटी रेट की बात करें तो मोर्टालिटी रेट जो है अभी तक 3.1% ही रहा है। दरअसल सरकार इसके पीछे जो है सबसे बड़ी कामयाबी मानती है, क्योंकि अगर हम अन्य देशों के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडिया जो है इस समय में काफी बेटर सिचुएशन में है। चाहे आंकड़े बढ़ रहे हों लेकिन जो रिकवरी रेट अगर हम देखें तो वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो कामयाबी जिसे सरकार मानती है वो मानती है कि लॉकडाउन को सख्ती से पालन करना, क्योंकि इसमें जनता का सबसे बड़ा सहयोग है। जनता ने इसके नियम को, गाइडलाइंस को अपनाया और इसके जिस तरह से सरकार ने कहा उस तरह से उसी ट्रैक के ऊपर चली और आज ये सरकार के जो आंकड़े आ रहे हैं ये एक बड़ी कामयाबी है। कंटेनमेंट प्लान्स को लागू करना, कंटेनमेंट प्लान्स को फॉलो करना, लोग जो आम जनता जो है इसे लागू करती सरकार को दिख रही है, इसलिए सरकार की जो कोशिशें हैं वो काफी हद तक कामयाब हो रही हैं। वहीं अगर हम बात करें तो सरकार ने ये भी बताया कि अगर देश में फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे आज जो N95 मास्क और पीपी किट्स नहीं बना करती थी, अब सरकार के पास लगभग 100 से ज्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो रोजाना जो है 1 लाख से ज्यादा पीपीई किट्स और N95 मास्क बना रहे हैं। साथ ही साथ सरकार ने 9 मैन्युफैक्चरर्स को 59,000 वेंटिलेटर्स बनाने के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। तो सरकार जहां अभी की बात कर रही है, प्रेजेंट हम किस सिचुएशन में है, वहीं सरकार आगे के भविष्य के लिए भी तैयारियां करके बैठी है और तैयारी पूरी तरह से करना चाह रही है, क्योंकि सरकार अगर हम देखें तो इस समय में पूरी कोशिश में लगी है कि आने वाले समय में जनता को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कोशिश है कि इस कोविड-19 से अपने देश के लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। जी चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमें अहम बातें बताने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बारे में। आइए खबरों में पढ़ते हैं अब आगे। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। I'm utilizing my time by writing blogs, and I'm attending a lot of Zoom calls for my speaking with my speaking groups. So this time is a blessing for me. I'm able to catch up with my passion and my dreams. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश ने जो एकजुटता दिखाई है, अब उसका असर दिखने लगा है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जिस समन्वय के साथ कोविड-19 के खिलाफ मिलकर मुकाबला किया है, उससे स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। यही वजह है कि भारत की तारीफ दुनिया भर में हो रही है और भारत की स्थिति दुनिया के कई देशों से काफी बेहतर है। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। देश में जो सबसे ज्यादा प्रभावित 10 शहर हैं, उनमें महाराष्ट्र के 3 शहर शामिल हैं। मुंबई में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 5,200 के पार है। पुणे में 1,000 के पार तो ठाणे में 500 के पार केसेस पहुंच चुके हैं। गुजरात में अहमदाबाद में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2,300 के पार पहुंच गया है, तो सूरत में ये आंकड़ा 500 के करीब है। वहीं जयपुर में 770 से ज्यादा संक्रमित लोग हैं। इनमें से जयपुर के रामगंज से ही 400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से संक्रमण का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं हैदराबाद में 500 के पार, चेन्नई में 400 के पार तो कोलकाता में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 350 के पार पहुंच चुका है। इन 10 बड़े शहरों के आंकड़ों पे अगर नजर डालें तो पूरे भारत के कोविड-19 के मामलों में से 50% मामले इन्हीं 10 बड़े शहरों से आते हैं। वहीं अगर रेड जोन इलाकों को भी नियंत्रित कर लिया जाए तो बड़े पैमाने पर हमें सफलता हासिल हो सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 6 अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन कर लिया है, जो इन सभी शहरों का दौरा कर रही हैं और बड़े पैमाने पर वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि इन इलाकों से कोरोना वायरस संक्रमण खत्म किया जा सके। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की अगर बात करें तो उनमें महाराष्ट्र में 6,800 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 950 से ज्यादा लोग यहां ठीक भी हुए हैं। वहीं 301 लोगों की मौत महाराष्ट्र में कोविड-19 से हुई है। वहीं गुजरात में अब तक 2,800 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं तो 250 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। यहां पर 127 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक 2,500 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं 53 लोगों की यहां पर मौत हो गई है, जबकि 850 से ज्यादा लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। राजस्थान की बात करते हैं, यहां 2,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 27 लोगों की राजस्थान में मौत हुई है। वहीं 200 से ज्यादा लोग यहां ठीक भी हुए हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, यहां पर 1900 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 200 से ज्यादा लोग राज्य में ठीक भी हुए हैं, जबकि 92 लोगों की कोविड-19 से मध्य प्रदेश में मौत हुई है। अब एक नजर डालते हैं दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति की। पिछले 3 दिनों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के रफ्तार में कमी आई है। अभी तक पूरे विश्व में 27,37,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,97,000 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई है। अमेरिका में सबसे अधिक 9,25,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वही बात अगर इटली के करें तो यहां 1,92,000 से ज्यादा मामले कोविड-19 के आए हैं, जबकि करीब 26,000 लोगों की मौत इससे हुई है। स्पेन का रुख करते हैं। स्पेन में अब तक 2,19,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 22,500 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं फ्रांस में 1,59,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी में 1,55,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 5,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 महामारी और इसके चलते हुए आर्थिक लॉकडाउन की वजह से भारतीय घरेलू बाजार मंदा पड़ेगा। वित्तीय और घरेलू संस्थानों की आय में भी कमी आएगी। दरअसल दुनिया भर में आई मंदी की वजह से विदेशों में भारतीय सामानों की डिमांड में कमी आएगी, जिसकी वजह से भारतीय कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये निष्कर्ष था 15वें वित्तीय आयोग की सलाहकार समिति की बैठक का, जो कि 2 दिन तक चली।
आयोग का मानना था कि मार्च 2020 में दिए गए विकास के आंकड़ों पर पुनर्विचार कर उन्हें काफी नीचे लाना होगा। लॉकडाउन खुलने के बाद स्थितियां चरणबद्ध तरीके से सामान्य होंगी और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कर्मचारी कितनी जल्दी काम पर लौटते हैं, चीजों की सप्लाई कितनी जल्दी सामान्य होती है और मांग जो गिरी हुई है वो कितनी जल्दी बढ़ती है। आयोग ने कहा कि आने वाले समय में सरकार पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जहां उसे स्वास्थ्य और जन कल्याण जैसी दूसरी जरूरी चीजों पर खर्च बढ़ाना पड़ेगा, वहीं उसके टैक्स कलेक्शन और दूसरे राजस्व में भारी कमी आएगी। आयोग ने सरकार को सुझाव दिए हैं कि उसे छोटे उद्योगों का खास ख्याल रखना होगा। एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को दिवालियेपन और एनपीए की समस्या से बचाने के लिए सरकार और आरबीआई को आगे आना होगा। साथ ही सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि राज्य सरकारों को कोविड महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता मिले। संसद सत्र के दौरान समय के सदुपयोग को लेकर राज्यसभा सचिवालय ने पहली बार विश्लेषण किया है, जिसमें कई प्रभावी आंकड़े सामने आए हैं। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू के निर्देश पर किया गया ये विश्लेषण 1978 से लेकर 2018 के बीच राज्यसभा में हुए कामकाज और समय के उपयोग को लेकर आधारित है। विश्लेषण के मुताबिक उच्च सदन में 28% समय का उपयोग कानून बनाने से जुड़े कामकाज में किया गया है। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने से जुड़े मुद्दों पर 32% से ज्यादा और सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए 40% से ज्यादा समय का उपयोग हुआ। विश्लेषण से ये बात भी सामने आई कि उच्च सदन में कामकाज के समय की दर सालाना 340 घंटे रही। 1978 से 2018 के बीच राज्यसभा में कामकाज की कुल उत्पादकता 77% रही, जबकि गतिरोध या अन्य वजहों से 23% समय का नुकसान हुआ। विश्लेषण में पाया गया कि 1978 से 2018 के दौरान राज्यसभा के कुल कार्यात्मक समय का 7% से अधिक हिस्सा बजट पर हुई सामान्य चर्चा के लिए व्यय किया गया। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कार्यात्मक समय के 4.36% वक्त का इस्तेमाल किया गया। करीब 4% कार्यात्मक समय का इस्तेमाल विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा के लिए किया गया। शून्यकाल और विशेष उल्लेख के लिए उच्च सदन के 10% समय का इस्तेमाल हुआ। बीते 41 सालों में संपन्न हुए उच्च सदन के सत्रों में प्रश्नकाल के लिए 14.19%, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए 7.11%, विभिन्न विषयों पर मंत्रियों द्वारा वक्तव्य के लिए 6.33%, गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प प्रस्तुत करने के लिए 3.16% और अल्पकालिक चर्चा के लिए 1.25% कार्यात्मक समय का इस्तेमाल हुआ। राज्यसभा में देश के लिए कानून बनाने से जुड़े कामकाज पर व्यय हुए समय को देखें तो 27.57% के कुल कार्यात्मक समय में से 24.05% समय का इस्तेमाल सरकारी विधेयकों को पारित कराने के लिए किया गया, जबकि गैर सरकारी विधेयकों पर चर्चा के लिए 3.52% कार्यात्मक समय का इस्तेमाल हुआ। इस अवधि में उच्च सदन में 3,429 घंटे सरकारी विधेयकों को पारित करने के लिए दिए गए, जबकि गैर सरकारी विधेयकों पर चर्चा के लिए 489 घंटे व्यय हुए। यहाँ आपको बता दें कि किसी भी विधेयक पर चर्चा के लिए समय का आवंटन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाता है। कोरोना वायरस की वजह से देश इस वक्त लॉकडाउन की अवधि से गुजर रहा है। 20 अप्रैल से लॉकडाउन के मानदंडों के आंशिक छूट मिलने के बाद राज्यसभा सचिवालय ने भी कामकाज शुरू कर दिया है और पहले हफ्ते में ही ये विश्लेषण किया गया है। सभापति एम वेंकैया नायडू के निर्देश के मुताबिक उच्च सदन में कामकाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले समय की जानकारी लोगों को देने के लिए भी ये विश्लेषण किया गया है। सभापति ने ये सुझाव भी दिया है कि देश की लोक और दुनिया की अग्रिम सांसदों के सभा और दुनिया की अग्रिम संसदों के कामकाज को लेकर भी इस तरह का विश्लेषण किया जाए। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सांसद और विधायक सभी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। इनके काम में और समन्वय लाने के लिए लोकसभा सचिवालय ने संसद परिसर में ही एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है।
इस नियंत्रण कक्ष का उद्देश्य जरूरतमंदों तक तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए सांसदों, विधायकों और आम जनता के बीच शीघ्र संपर्क स्थापित करना है, ताकि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जा सके। नियंत्रण कक्ष से दूरभाष नंबर 011-2303516 और 011-2303516 पर कॉल कर संपर्क किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया। राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में भी राज्य विधानमंडलों ने अपने अपने सचिवालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी संजय कोठारी ने आज केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें सीवीसी के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सम्यक प्रकार से समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य हस्तियां मौजूद रहीं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। संजय कोठारी हरियाणा कैडर के 1978 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वो राष्ट्रपति के सचिव थे। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय चयन पैनल द्वारा कोठारी के नाम की सिफारिश की गई थी। कोरोना संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच आज से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। ऐसा पहली बार होगा जब नमाज घर पर ही पढ़ी जाएगी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से घर पर ही इबादत करने की अपील की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान का महीना शुरू होने पर लोगों को बधाई दी है। रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के चलते बाजारों में रौनक नहीं है। दुनिया भर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर रोक है। रोजादार भी इसका पाबंदी से पालन कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को रमजान की बधाई देते हुए आशा की कि ये पवित्र महीना हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील रहने, खासकर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रेरणा प्रदान करे। राष्ट्रपति ने इस मौके पर सभी से सामूहिक संकल्प और अनुशासन से कोविड-19 को हराने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रमजान की बधाई देते हुए कहा कि ये माह हमें अपने ईमान पर मुकम्मल यकीन रखने की प्रेरणा देता है। ये माह हम सब के लिए रहम, रहमत और बरकत की दुआ करने का महीना है। कोरोना से बचने के लिए उपराष्ट्रपति ने लोगों से घरों में ही रहकर इबादत और दुआ करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रमजान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा कि यह पवित्र महीना अपने साथ करुणा, सौहार्द और सहानुभूति लेकर आए। हम सब मिलकर कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल करें और निरोग ग्रह का निर्माण करें। कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन में मुस्लिम पहली बार तरावीह की नमाज घर में ही अदा कर रहे हैं। वो हर साल एक चंद्रमास तक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। इसे रोजा रखना कहते हैं। ये महीना 29 या 30 दिन का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे एक ही अपील कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।